नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर जांच नहीं करवाते, इलाज नहीं करवाते, इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जल्द ही जांच करवाएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली महिला आयोग की टीम ने 2.5 महीने की एक बच्ची को मुक्त करवाया है। आरोप है कि बच्ची को उसके पिता ने 40,000 रुपये में बेच दिया था। पिता का कहना है कि उनकी 3 बेटियां हैं, तीसरी बेटी की वो सही से परवरिश नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बच्ची को बेच दिया। आयोग के अनुसार बच्ची को कई बार बेचा गया। बच्ची के बेचे जाने की सूचना पर महिला आयोग की टीम ने छापेमारी कर मासूम को मुक्त करवाया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यह बताया है कि 2.5 महीने की बच्ची को बेच दिया गया था और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के दिल्ली महिला आयोग ने उसे बचाया है। एक 2.5 महीने की बच्ची को कल दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बचाया है। उस लड़की को पहले उसके अपने ही बाप ने 40,000 रुपये में किसी औरत को बेचा, और सिर्फ इसलिए बेचा क्योंकि उनके पास 2 बेटियां और थीं। उस औरत ने उस बच्ची को किसी और को बेचा और ऐसे करते करते ये लड़की पिछले 2.5 महीने में 4 बार बिक चुकी है। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली महिला आयोग ने ये ऑपरेशन करा। हमें जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमने एक टीम गठित करी, दिल्ली पुलिस से हमने संपर्क करा और कल पूरी रात अलग अलग जगहों पर मादीपुर में और जाफराबाद में और त्रिलोकपुरी में हमने छापेमारी करी और उसके बाद त्रिलोकपुरी से लड़की को बचाया गया है। दिल्ली महिला आयोग इस वक्त उस लड़की को आगे कैसे पुनर्वास करा जाए उसके ऊपर भी काम कर रहा है। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से 4 मानव तस्कर हैं। मैं दिल्ली पुलिस से अपील करती हूँ कि इस केस की पूरी तरीके से जांच करी जाए और तह तक जाया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इस बच्ची की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद से ही घाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सुरक्षा देने की मांग भी उठ रही है। अब ऐसे खबरें भी हैं कि बीजेपी हाईकमान के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कश्मीर घाटी में जैसे ही राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, पाकिस्तान आतंकवाद और अलगाववादियों को बौखलाहट हो रही है। लगातार पाकिस्तान की ओर से साजिशें हो रही हैं और कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की पाकिस्तान साजिश कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव और विस्तार से घबराए हुए हैं और लगातार साजिशें कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की किसी साजिश से घबराने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को और विस्तार को कश्मीर घाटी में नहीं रोक सकता। आज घर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा कश्मीर के अंदर फहराया जा रहा है। आज घर घर में तिरंगा झंडा कश्मीर घाटी में फहराया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान को और आतंकवादियों को, अलगाववादियों को तकलीफ हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि पहले भी दिल्ली में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया था और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। फिर से दिल्ली में वही स्थिति बनी हुई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जलभराव की बात है, ये बात सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 98% नाले और ड्रेन्स, 98% नाले और ड्रेन्स नगर निगम के अधीन आते हैं। मात्र 2% ड्रेन्स और नाले ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार या अन्य विभागों के अधीन आते हैं। जल भराव की स्थिति आज से कुछ हफ्ते पहले भी देखी गई, जिसपे बहुत विवाद हुआ। एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम में दशकों से काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। सारा पैसा जो नगर निगम को दिया जाता है वो खा जाती है।
जितना पैसा नगर निगम के कुएं में डालो, वो ऐसा कुआं है जिसमें भ्रष्टाचारी रूपी जानवर रहते हैं और वो सारा पैसा खा जाते हैं। आज यदि नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास होता, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में होती, तो दिल्ली की ये हालत ना होती। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की हालत को बद से बदतर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है, भारी बारिश की वजह से वहाँ पर पानी भरा हुआ है और उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, क्योंकि वहाँ पर जो नगर निगम की सरकार है वो भाजपा की सरकार है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो ऐसा ना होता, इस तरीके के हालात दिल्ली में ना देखने को मिलते जो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश की वजह से जो अंडरपास में पानी भरने की समस्याएं सामने आई हैं, कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई, बसें फंस गई, उनको जेसीबी की मदद से बाहर निकालना पड़ा। ऐसी स्थिति जो बनी है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की जांच जारी है और वहीं शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि यह जांच अब खत्म होने ही वाली है। ऐसे में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती सभी को शांत बैठना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सुशांत की फैमिली हो या कोई राजनीतिक दल, सभी को शांत बैठना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं हुई। सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन साहब, राउत साहब, आपने जो पहले भी कहा कि ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, या आपका आकलन क्या है? आप मुझे लगता है कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस प्रकार का निवेदन हिंदुस्तान के जो अटॉर्नी जनरल है मिस्टर तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है। नहीं, लेकिन क्या टेक्निकली ये बात ये जांच सीबीआई के पास गई है। अभी अब बहस चल रही है कि ये हमारे अधिकार को हनन है महाराष्ट्र सरकार के राज्यों। पंजाब में लगातार महामारी से संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिख रहा है और सरकार भी अपनी तरफ से महामारी पर लगाम लगाने के लिए प्रयास कर रही है और लोगों से नियमों का पालन करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील कर रही है। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इस शनिवार को होने वाली कड़ी में भी इस बार जिक्र और साप्ताहिक आंकड़ों का ब्यौरा देंगे। और लेकिन जिस तरीके से रोज मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए सीएम कैप्टन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की और इस पर उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी ली है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में लगभग सभी मंत्री मौजूद रहे और वहीं बैठक में मानसून सत्र को बुलाने को लेकर के भी बातचीत की गई। साथ ही प्रदेश के अन्य ज्वलंत मुद्दे और कोरोना को लेकर के भी यहां पर चर्चा की गई। भारत और चीन के बीच मई के महीने के बाद से ही संबंधों में खटास जारी है और लद्दाख में हुई चीनी घुसपैठ के बाद से ही बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ी हुई है। इसके अलावा दोनों सेनाओं के बीच बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है। अब चीन की ओर से बयान दिया गया है कि दोनों देशों को साथ में आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक दूसरे को शक की निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। और भारत में मौजूद चीनी दूतावास ने अपनी मैगजीन के जुलाई अंक में भारत चीन के रिश्तों पर बात की। इसमें कहा गया है कि हर रिश्तों में हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाल ही में बॉर्डर पर जो विवाद हुआ उसके कारण भारत और चीन को अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए।
साथ ही दोनों देशों के प्रमुखों ने जो विज़न रखा है उस पर आगे बढ़ना चाहिए और बयान में ये भी कहा गया है कि अब जब सीमा पर सेनाओं के बीच बातचीत जारी है और सैनिकों को पीछे हटाने का सिलसिला भी चल रहा है, तब दोनों देशों को दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि दुश्मन की तरह। पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों ने साथ में विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है और उसे ही साथ लेकर के बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए और एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। कोविड-19 के कठिन समय में कामकाज को और सुचारू बनाने और बेहतर तालमेल बनाने के लिए पंजाब मंडी बोर्ड ने आज अपने स्तर पर ही तैयार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोबाइल ऐप क्विक की शुरुआत की है। क्विक वीडियो कॉलिंग ऐप के नाम के तहत तैयार रखी गई ऐप के द्वारा केवल एक क्लिक से ही ऑडियो या वीडियो कॉल की जा सकती है और आज मोहाली में पंजाब मंडी बोर्ड कॉम्प्लेक्स में इस विलक्षण मोबाइल ऐप को जारी करते हुए मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने यह कहा है कि देश में पंजाब पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी स्तर पर ऐसी प्रथम दर्जे की ऐप विकसित की है। इस प्रयास में सरकारी कामकाज में संचार की और सुरक्षा पुख्ता करने के साथ साथ ज़्यादा पारदर्शिता और कामकाज का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। गाजियाबाद में बीती रात बारिश के बाद गुरुवार सुबह को भी कुछ घंटे बारिश हुई। हमेशा की तरह ही इस बार भी गाजियाबाद की तमाम प्रमुख सड़कों समेत कई जगहों पर जलजमाव हो गया। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और वहीं इसका समाधान ढूंढने के लिए जिम्मेदार संस्था नगर निगम की लापरवाही इस बार फिर से दिखाई दी और इसी सब के चलते समाजवादी पार्टी के नेता जीतू शर्मा सड़क पर उतर आए और पानी में डूबी सड़क के बीचों बीच बैठकर अनोखा प्रदर्शन करने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता जीतू शर्मा ने नगर निगम की पोल खोलते हुए चंद मिनटों की बारिश के बाद सड़क पर जल भराव के दौरान बस की ट्यूब पर बैठकर अनोखा विरोध दर्ज करवाया है और उन्होंने बताया कि गाजियाबाद के गोविंदपुरम में गंदगी और जल भराव की समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है, जिसकी शिकायत वो लिखित और मौखिक रूप से स्थानीय पार्षद से लेकर के आला अधिकारियों तक दे चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। महापौर से संपर्क किया तो कभी उनका कॉल उठता नहीं है और उठता है तो बात नहीं हो पाती है। वो लगातार पिछले 2 हफ्ते से इसकी शिकायत नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, कार्रवाई नहीं होती है। उनका आरोप है कि आज जब बारिश पड़ी तो चंद मिनट की बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी। हरियाणा की जींद में एक निजी एकेडमी के दबाव बनाने पर छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। परिवार वालों का कहना है कि एकेडमी के संचालक ने छात्र पर क्लास आने का और फीस जमा कराने का दबाव बनाया। फीस न देने पर छात्र को संगीन मामलों में फंसाने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से छात्र ने आत्महत्या कर ली है। शिकायत मिलने पर सदर पुलिस ने आरोपी एकेडमी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने पीड़ित परिवार से बातचीत करके मौके का जायजा लिया है। जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए हम भेजते हैं वहीं बच्चे जो है हमारे को विश्वास दिलाया जाता है कि बच्चे वहां सुरक्षित होंगे, लेकिन एक एकेडमी ने जो है एक स्टूडेंट की जान ली है। मामला जो है गांव खरग्राम जी का आप देख सकते हैं, हम गांव में मौजूद है और परिवार का जो माहौल है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो उनकी मम्मी है, जो उनका परिवार है, उनका जो है रो रो कर बुरा हाल है। जो स्टूडेंट था, जो बच्चा था, वो परिवार में एक ही था और लॉकडाउन के दौरान जो है उसको उस पर प्रेशर बनाया गया कि आप एकेडमी में आइए और यह अपनी फीस जमा करवाइए, लेकिन उन्हें एकेडमी में जाने से मना कर दिया। तो जिसके चलते जो है जो वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने उन पर जो है जो परिवार ने हमारे को बताया कि लड़की का केस लगा देंगे, वरना आप जो है कोर्ट में मत जाइए। हमारे साथ उनकी मम्मी मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या मामला था जी पूरा? एकेडमी में बुलाया था, धोखा देकर मार दिया मेरा बेटा। क्या बोले? ये बोले फीस दे दे और एकेडमी में आ, और नहीं तो लड़की का रोप लगा दूंगा। बेटे ने बोला कि मम्मी मेरे तरह ऐसा करा
और लड़के का मैं उरा जीना नहीं चाहता। मैंने कदे गाँव में बदनामी नहीं ली थी, मेरे लड़की जुम्मा लगा दी। मैं स्कूल गई अकेडमी में, माँ बेटा दोनों गए। माँ में इतना माए सल्फास की गोली खाए पाया लड़का, मेरी गाँव में बदनामी हो। चला हुआ है, उसमें लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के चलते हुए कोई भी एकेडमी कोई भी स्कूल सरकार ने खोलने के लिए पाबंदी लगाई हुई है। तो हमारे बच्चे के पास जैसे उसके साथ जो यार दोस्त थे वो भी एकेडमी वगैरह में 1-2 बार फीस जमा कराने के लिए गए हैं और इसके पास मैसेज भी आया है, लड़के के पास कॉल भी आई है 10 तारीख को कि आप एकेडमी में आओ और रेगुलर क्लासें लगाओ। तो लड़के ने मना कर दिया जी मैं अपने घर पे अकेला हूँ और मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, ठीक है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो उन्होंने इसके ऊपर प्रेशर बनाया तो वो लड़का वहाँ चला गया जी। वहाँ जाने के बाद उसको बोला मास्टर भी तो आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आप आगे की फ़ीस जमा करवाते। पीछे उसने उसको दी हुई थी फीस, आगे के लिए बोले आप अपनी फ़ीस जमा करवाओ। तो जिस टाइम लड़का वहाँ गया तो मना किया जी मैं जब भी रेगुलर आने लगूंगा तब मैं अपनी क्लास से भी लगाऊंगा और फीस भी जमा कराऊंगा। तो उसके बाद सुशांत कुमार त्रिपाठी ने उसके बाल पकड़े और उसको चैंटा लगाया। तो लड़का ने बोला कि मेरे बाल मत पकड़ो, आप बेशक मेरे को मार दो, डंडे मारो, थप्पड़ मारो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बाल मत पकड़ो। तो उसने बोला कि आप क्लास से बाहर जाइए और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो लड़के ने बोला कि मैं कोर्ट में जाऊँगा और आप मेरे को लॉकडाउन के अंदर यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्लासें लगाओ। मैं लॉकडाउन में क्लासें नहीं लगाऊंगा, आप लॉकडाउन में एकेडमी चला रहे हो। तो लड़का कोर्ट की तरफ गया, वो सिर्फ वैसे गया था घर आने के लिए क्योंकि उसका जो ऑटो वगैरह मिलते हैं कोर्ट के पास से ही मिलते हैं उसके। तो उसने फ़ोन किया भाई पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, भाई मेरे साथ झगड़ा कर दिया और मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो उसके पापा ने बोला बेटे आप घर आ जाओ। उसके बाद फिर टीचर का फ़ोन जाता है भाई आप कहाँ हो। उसने बोला कि मैं कोर्ट में खड़ा हूँ। तो टीचर ने बोला अगर आप कोर्ट में खड़े हो तो मैं वहीं लड़कियाँ लेके आ रहा हूँ, आप लड़कियों को गलत कमेंट करते हो और गलत छेड़खानी करते हो, मैं 2 लड़कियां लेके आता हूँ, तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगा लड़की का। इस प्रेशर में आके लड़के ने मम्मी को अपने पापा को बता के ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो अगले दिन फिर उसके मम्मी पापा वहाँ जाते हैं। तो उसके मम्मी पापा को मास्टर ने बोला जी हम तो इसको डराने के लिए बोल रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं, लड़का ना इस प्रकार का है, लड़का ठीक है, लड़कियों वाला कोई चक्कर नहीं है, इसका बढ़िया लड़का है और हमने इसको सिर्फ डराया था। तो इस चक्कर में लड़का घर आने के बाद उसे अपनी बेइज्जती फील की, भाई मेरे मम्मी पापा की नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने घर आके सल्फास की गोली खा ली जी। तो आप किस तरह कार्रवाई चाहते हो? हम कार्रवाई प्रशासन से चाहते हैं जी कि दूध का दूध और पानी का पानी। अगर हमारे बच्चे में गलती है तो हमें वो भी पता लगनी चाहिए, अगर टीचर के अंदर गलती है तो वो भी लगनी चाहिए। सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा ना कि हम कोई भी गलत हो, आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है कल किसी और के बच्चे के साथ हो। ने जो है इंसल्ट महसूस करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और परिवार का ये कहना है कि हमारे को हर हालात में इंसाफ मिलना चाहिए। और हालांकि जिन पुलिस द्वारा जो है एकेडमी के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। अभिनेता सोनू सूद की बहन और उनके पति भी अब कोरोना से बचाव के लिए आगे आए हैं। एक स्कूल में पहुंच करके उन्होंने स्कूल के स्टाफ को फेस शील्ड बांटी हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव की भी अपील की है। उनका कहना है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है, लेकिन कोरोना खुद हमारे पास नहीं आता है, इसे हम ही अपने साथ लेकर के आते हैं। और इस दौरान उन्होंने ANB न्यूज़ से भी बातचीत की है। बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ RK ਸਕੂਲ ਮੈਮ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਸ ਦੇਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RKS ਦਾ ਹੋਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਨਲੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਮ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਹੈਗਾ।
ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਜਿਮਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਓ। ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਲਡ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। सहयोगी कैमरामैन संदीप मोंगा के नाल सूरज मित्तल, ANB न्यूज़ मोगा। कोरोना महामारी से इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ा अहम कार्यक्रम भी अछूता नहीं रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और अधिक लोगों के इकट्ठा न होने के प्रोटोकॉल में 15 अगस्त को लेकर के कई कटौतियां करने को मजबूर किया गया है। इस बीच पंजाब के फरीदकोट में आज़ादी दिवस के समारोह की रिहर्सल नेहरू स्टेडियम में की गई, जहां पर डिप्टी कमिश्नर और SSP फरीदकोट के अलावा कई अधिकारी शामिल हुए। वहीं इस बार आज़ादी दिवस समारोह में पुलिस की एक ही टुकड़ी परेड सलामी देगी। वहीं मुख्य मेहमान तिरंगा झंडा फहराने के बाद अपना छोटा भाषण देंगे। कोविड-19 विश्व महामारी बन चुकी है, उस वैश्विक महामारी के कारण जो इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो बड़े सादे ढंग से मनाया जा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य के मतलब जो हमें गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जो मेन गाइडलाइन इसमें ये है कि आपको कम से कम 6 फुट या 2 गज की दूरी रखनी है और इसके अलावा कोई इंस्पेक्शन परेड नहीं होगी, सिर्फ 1 कंटीजेंट आएगी। 1 कंटीजेंट से सल्यूट लिया जाएगा और उस सल्यूट के बाद 15 मिनट की स्पीच होगी। स्पीच के बाद फिर नेशनल एंथम होगा और नेशनल एंथम के बाद जो चीफ गेस्ट हैं जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसके बाद अपने काम में लग जाएंगे सारे के सारे। तो मैं सभी फरीदकोट निवासियों को जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो भी 2 दिन बाद आने वाला है उसमें बधाई भी देता हूं और साथ ही साथ लोगों से आग्रह भी करता हूं कि जो हमारी पंजाब सरकार की हिदायतें हैं, जैसे बार बार हाथ धोवो, फेस मास्क लगा के रखो, 6 फुट की दूरी रखो, 2 गज की दूरी रखो और इसके अलावा जो अपने घर के बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो। घर में जो कोई भी और कोमोर्बिड फैमिली मेंबर है उनका खास करके ध्यान रखा। हरियाणा के सोनीपत में बारिश तो आई लेकिन चारों तरफ आफत लेकर आई। यहाँ बरसात के बाद हाल ये है कि यहाँ पर अधिकारी तो दफ्तरों में सोते हैं और जनता आज सड़कों पर रोती हुई नजर आई। अधिकारियों द्वारा जो दावे किए गए थे सभी की पोल खुल गई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जहाँ बारिश के बाद शहर में चारों तरफ पानी ही पानी है और वहीं सोनीपत नागरिक अस्पताल में बिजली गायब हो गई और गांव जठेड़ी के सरपंच के घर में भी 4 फुट तक पानी भर गया। वहीं नेशनल हाईवे 1 पर बारिश के कारण पानी भर गया और लंबा जाम भी पानी भरने की वजह से लग गया। हाईवे क्लियर है, पानी वानी बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो पानी भरा हुआ है। हाँ, रोड के साइडों में पानी, लेकिन रोड तो क्लियर है, रोड पर पानी नहीं है। तो काम चल रहा है इसलिए? हाँ, उस काम चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक स्लो है। पंजाब में पिछले दिनों अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों में जहरीली शराब पीने से 116 लोगों की मौत के मामले में बीजेपी ने कैप्टन सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और बरनाला में बीजेपी नेताओं ने ये कहा है कि कैप्टन सरकार की नालायकी के कारण इतनी कीमती जानें चली गई और कैप्टन सरकार उन्हें मुआवजा देकर उनकी जान का सौदा कर रही है, जो कि निंदनीय है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहरीली शराब की सप्लाई में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम सामने आया है, लेकिन कैप्टन सरकार उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। साडे प्रोटेस्ट का कारण है अज पंजाब सरकार ने 4 हफ्तियां दा टाइम दे के झूठे लारे ला के साडे पंजाबियां नूं कि असीं 4 हफ्तियां 'च नशे बंद करा देंगे और अज 4 साल हो चुके ने। नशे तां की बंद होने सी, चिट्टा तां की बंद होना सी। आ नवां ही सुन रहे हैं 116 बंदे साडे पंजाबी भरा
ਜੋ ਨਕਲੀ दारू ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ पार तो आई है? छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने इस संबंध में कहा है कि किसानों को फसल बेचने की बाध्यता नहीं होगी। बिना बेचे भी किसान राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ ले सकते हैं और किसान को फसल नहीं बेचने पर भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से राजीव गांधी न्याय योजना से लाभ दिया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ये स्पष्ट किया है कि आगामी खरीफ फसलों के अंतर की राशि इस संबंध में फैसला मंत्रिमंडल लेगा और उन्होंने कहा है कि धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अलग अलग उपसमिति हैं। आगामी वर्ष की धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उपसमिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगी। धान खरीदी वर्ष 2020-21 के लिए उप समिति की बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि पंजीयन 17 अगस्त से लेकर के 21 अक्टूबर तक होगा और गिरदवाली 1 अगस्त से 20 सितंबर तक। पिछले वर्ष जिन किसानों ने भी धान बेचा था उनको पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 19-20 में कुल किसानों की जो पंजीयन हुई थी उसकी संख्या 19,55,000 है। उस रिकॉर्ड को राजस्व विभाग से अपडेट कराया जाएगा। ये भी तय किया गया कि जूट कमिश्नर को बारदाने की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। वर्ष 2020-21 में धान खरीदी का आकलन लगभग 85 लाख मीट्रिक टन का तैयारी करने के लिए कहा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत अंतर की राशि 2019-20 के प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और दूसरा किस्त 1500 करोड़ 20 अगस्त को दिया जाएगा। आगामी वर्ष के संबंध में मंत्रिमंडल तय करेगा कि इस संदर्भ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडल समिति की दोनों अलग अलग समितियां हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लागू करने के लिए पृथक से उस समिति का बैठक होगा और जितने भी जो अंतिम निर्णय है वो सब मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। मंत्री जी, उत्तराखंड के मसूरी में लगातार हो रही बारिश से मसूरी में लगातार आपदा आ रही है, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली रात्रि को भी यहां पर बारिश हुई, जिससे पुराने टिहरी बस स्टैंड पर पहाड़ी दरक गई और जिसके मलबे से रोड बंद हो गई और उसके साथ ही पेड़ भी आ गिरा। वहीं कैंपटी रोड पर भी भूस्खलन से मार्ग 1 घंटे बंद रहा और बारिश का कहर पहाड़ों की रानी मसूरी पर लगातार बरप रहा है। बारिश के चलते पुराने टिहरी बस स्टैंड पर पहाड़ी दरक गई, वहीं एक स्कूटी भी इसमें दब गई। ये तो गनीमत रही कि पेड़ पास की
दुकानों पर नहीं गिरा वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और वहीं दूसरी ओर कैंपटी रोड पर सिया गांव के पास हाईवे पहाड़ी से मालवा और बोल्डर आने के बाद बंद हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर जेसीबी मौके पर आई और 1 घंटे की मशक्कत के बाद रोड खोल दिया गया। उत्तराखंड में लायनेस क्लब मसूरी हिल्स ने 11 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है और लायनेस क्लब मसूरी हिल्स ने मसूरी के कोरोना वॉरियर्स को एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लायनेस क्लब समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और कोरोना के दौरान भी समाज की सेवा भी इन्होंने की है और अब कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। और नगर पालिका सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में जो क्लब के अध्यक्ष हैं ममता भाटिया, उन्होंने भी सभी का स्वागत किया और कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान समाज और संस्था के जिन लोगों ने जनता की सेवा की है उनको सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल के जिला कांगड़ा में भी राजनीतिक लोगों में आपसी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और आजकल मनकोटिया वर्सेस प्रवीण चौधरी ये जंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हाल ही में मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में एक कैबिनेट मंत्री की खरीद फरोख्त के आरोप यहाँ पर लगाए गए थे। अब धर्मशाला में न्याय और सहकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने पत्रकार वार्ता की और आरोप लगाते हुए कहा कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया मक्कार हैं। मेजर विजय मनकोटिया ने उन पर निराधार आरोप लगाए हैं। बेसिकली तो मुझे लगा कि मुझे जो मेरे वेल विशर्स ने जिस तरीके से उनको ये इस पत्रकार वार्ता से ठेस पहुंची, उनको लगा कि आप अपनी बात को रखें। तो मुझे लग रहा था कि मुझे 2-3 दिन और लगेंगे कानूनी प्रक्रिया में। तो मुझे अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने संगठन से उस बारे में चर्चा करनी थी। कैबिनेट भी बीच में आई तो मैं शिमला गई। जैसे मैं कल पहुंची रात को तो मुझे पहला काम मैंने किया आप लोगों से रूबरू होने का, आपसे बात करने का। देखिए, ज़मीन खरीदना हर किसी का फंडामेंटल राइट है। अपने कानून की प्रति में रह के अपने सोर्सेज से ज़मीन खरीदना ये हम सबका अधिकार है। उसी के बीच में मेरे परिवार जो है उसने ये ज़मीन खरीदी तो हमें भी एक ग्रो करने का अधिकार है। इसमें क्या है? अगर आर्मी ऑफिसर 32 साल की सर्विस करके अपनी सेविंग और अपनी रिटायरमेंट के ऊपर जो है पेंशन मिलती है अपने सोर्सेज से कुछ करता है तो मुझे लगता है कई लोगों की तो कई गुना ज़्यादा है। वो अपनी बात को रखें, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। पंजाब में नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के अंतर्गत मानसा सदर थाना पुलिस ने मानसा शहर के एक केमिस्ट की दुकान पर छापेमारी करके 1,30,000 गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पकड़े गए नशे की गोलियों की बाजार में कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। हमें रिसेंट जो मेजर सक्सेस मिली है वो एक इंटॉक्सिकेटेड टैबलेट्स सप्लायर जो है नेक्सस, उसको ब्रेक करने में मिली है, जिसमें हमने 1,30,000 से ज़्यादा ट्रामाडोल एंड दूसरी इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स पकड़ी हैं और जिनकी बाज़ार कीमत जो MRP है उससे बढ़ा के ये लोग सेल करते हैं। सबसे पहले हमने एक अक्यूज़ को पकड़ा जिससे लगभग 750
गोलियां मिली और उससे सेकंड लीड को हम फॉलो करते हुए एक केमिस्ट को पकड़ा है जो पहले भी हैबिचुअल है और पहले भी उसके ऊपर FIR हुआ है। ड्रग डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर हमने उनकी शॉप पे और उनके गोडाउन पे रेड किया है और वहाँ से हमें 1,30,000 के आसपास इंटॉक्सिकेटेड टैबलेट इंक्लूडिंग ट्रामाडोल मिली है। इसको हम और फर्दर फॉलो कर रहे हैं। नेम्स हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ताकि जो आगे इनका नेक्सस है उनको फ़ायदा ना मिले इस चीज़ का, बट हम नशे के ख़िलाफ़ जो मुहिम है उसके लिए टोटली कमिटेड हैं। मैं, मेरी टीम, जैसा आपको पता है कि DG सर और CM साहब बड़े पर्टिकुलर हैं ड्रग्स और एक्साइज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है उसमें, तो इसमें हम टोटली कमिटेड हैं। काफ़ी सक्सेस हमें मिल रही है, हम आगे भी इसको कोरोना वायरस महामारी की वजह से जहां देश भर में अधिकतर फिल्म फेस्टिवल और पब्लिक समारोह रद्द कर दिए गए हैं या टाल दिए गए हैं, तो वहीं गोवा सरकार ने कहा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अपने तय कार्यक्रम के अनुसार नवंबर में ही होगा। IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित होगा और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम फेस्टिवल है जिसमें दुनिया भर के सिनेमा और फिल्म मेकर्स शामिल होते हैं। गोवा में फेस्टिवल नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम के तय समय पर होने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है और सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की गई है क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर ये ठीक नहीं है। और दिगंबर कामत ने ट्वीट किया है कि गोवा सरकार का रोल अब IFFI के ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी एजेंट तक सिमट गया है। मैं गोवा के CM से मांग करता हूं कि फेस्टिवल करवाने के फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। और कामत ने इसे स्टेट की आर्थिक स्थिति के लिए भी सही नहीं बताया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। डेमोक्रेट्स की ओर से भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इस ऐलान के साथ ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन को उनके कैंपेन में जबरदस्त फायदा हुआ है। जो बिडेन के मुताबिक कमला के नाम के ऐलान के 24 घंटे के भीतर कैंपेन में $26 मिलियन यानी कि करीब 2 अरब का फंड उन्हें मिला है। और बुधवार को जो बिडेन और कमला हैरिस ने पहली बार एक साथ रैली को संबोधित किया। इस दौरान जो बिडेन ने कहा कि मंगलवार को हुए ऐलान से लेकर के अब तक हम लोग $26 मिलियन की मदद पा चुके हैं। इसमें करीब 1.5 लाख से अधिक डोनर पहली बार जो बिडेन के कैंपेन से जुड़े हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 संक्रमण का इलाज करा रहे थे और उनकी रिपोर्ट बुधवार को नेगेटिव आ गई थी और वहीं आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। उनके कार्यालय ने एक बयान में यह कहा है कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि डॉक्टरों के अनुसार दूसरी बार किए गए गले की खराश और रक्त टेस्ट नेगेटिव आया है। 71 वर्षीय नेता को 4 अगस्त को मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और बताया गया कि सिद्धारमैया को शुरुआती 2 दिनों के दौरान ही बुखार था। इसके अलावा उन्हें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। यूपी के गोरखपुर में जिलाधिकारी ने एक विशेष बैठक की है। सर्किट हाउस एनेक्सी भवन के सभागार में सद्भावना समिति के धर्मगुरु और समाजसेवियों के साथ मुहर्रम के त्यौहार को लेकर के चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने की। और इस बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारी और पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सभी धर्मों के धर्मगुरु और समाज सेवियों से त्यौहार को लेकर के शांति बनाए रखने की अपील की गई और साथ ही कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए भी कहा गया। तो देखते हुए किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है? सबसे पहले तो आज़ादी के इस पर्व पर स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आज इसी संबंध में और आने वाले समय के संबंध में एक शांति व्यवस्था की मीटिंग की गई हमारे डीएम द्वारा, जिसमें आगे हमें आने वाले सभी त्योहारों के लिए जो कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत ही पालन करते हुए मनाए जाने की सभी से अपील की गई है। और पुलिस की तरफ से भी हम लगातार सतर्क हैं, हर तरह से हमने सतर्कता बना करके रखी हुई है। लोगों से यही गुजारिश है पुलिस प्रशासन का सहयोग करें
और कोरोना गाइडलाइन के तहत 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी थीम पर हम अपने सारे काम करें, रोजमर्रा की जिंदगी भी करें, त्यौहार भी मनाएं, अपने घरों में रह के मनाएं। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएंगे और इसके लिए शासन और प्रशासन की गाइडलाइन आ गई है और उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि कोई कानून अपने हाथ में हो। हरियाणा के नुहू मेवात में देर शाम नुहू तावड़ू मार्ग के पुलिस नाके पर पुलिस और बदमाशों की 11-12 अगस्त की रात को मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश और रात का फायदा उठाकर के पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। बदमाश से देशी कट्टा, 2 खाली खोल और 1 जिंदा राउंड और बाइक भी बरामद की गई है। गाँव रिठट का उस्मान हत्या और हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती सहित कई मामलों में भगोड़ा चल रहा था, जिस पर 25,000 के इनाम की घोषणा भी पुलिस ने की हुई थी। वो गिरफ्तार किया जा चुका है। जब वो 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का था जिसने उसको हमारी पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की, जो कि अपने बचाव के संबंध में पुलिस ने भी उनके गोली मारी। मुठभेड़ के अंदर उनके पैर पर गोली लगी, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाकर एक आदमी तो फरार हो गया और दूसरा उस्मान था जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 1 कट्टा मिला है और 2 खाली खोल मिले हैं, 1 जिंदा राउंड मिला है, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है और कार्रवाई पूरी तरह से ठीक प्रकार से चल रही है। कहाँ से सर इनामी बदमाश था, कितना इनाम था इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और एक 4,000 रुपये का इनाम था। 4,000 रुपये राजस्थान पुलिस ने लग रखा है इनाम और 25,000 रुपये हमारी टोदी पुलिस ने लगाया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे के उपरांत कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उसे अब प्रदेश में बीजेपी सरकार प्रायोजित कोरोना है और कांगड़ा दौरे के बाद जो हालात बने हैं उसके लिए सीएम जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता से सार्वजनिक माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए। और ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कही हैं। कोरोना काल में सरकार ने जो काम किया है तो क्यों न सीएम और अन्य नेताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज हो, ऐसा उन्होंने कहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में दौरे शुरू किए और जो कोरोना का जो विस्फोट हुआ है प्रदेश में, अब ये जनता की धारणा बनती जा रही है कि ये सरकार प्रायोजित विस्फोट है और कल ही सबसे ज़्यादा केसेस जो है 157 केसेस कल आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो दौरे किए और उसके बाद जो हालात बने हैं, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लोगों से सार्वजनिक माफ़ी मांगें कि उन्होंने पूरे प्रदेश को जो है खतरे में डाला है। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इस दौरान सड़कें बारिश के पानी से लबालब भरी हुई दिखाई दी और प्रशासन ने कहीं न कहीं मौन दिखाई दिया। हालांकि बारिश से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर बना दरिया प्रशासन के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आया, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। और इस दौरान पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। डूबता हुआ, निकलने के लिए जगह नहीं है, पूरा डूबा हुआ, अनाज मंडी का बुरा हाल है। बेलमगढ़ की बात करें चाहे फरीदाबाद की बात करें, दोनों ही शहरों की बुरी स्थिति है। लोग स्थिति है, पूरा पानी पानी हो गया। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको काफी परेशानियों का परेशानी है, पानी निकलने के लिए नहीं है, मोटरसाइकिल बंद हो जाती है पूरी। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार एक तरफ स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को बना रही है और इतनी बुरी हालात? हाँ, बुरी हालात है, पानी पूरा भरा हुआ, मंडी का तो बहुत बुरा।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुखबिरी का आरोप लगाकर नक्सलियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीण अलाड मडुगु का रहने वाला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मृतक शख्स बाहर कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान कुछ व्यक्ति आए और उसे अपने साथ ले गए। रात भर जब वो घर नहीं लौटा तो तलाशी शुरू की गई, तब वो खेत में मृत अवस्था में पाया गया। थाना बेजी क्षेत्रांतर्गत ग्राम मिलाड़ मड़दू के निवासी करतम हुंगा को कल रात अज्ञात नक्सलियों के द्वारा हत्या कर देने का मामला थाना कोंटा में पहुंचा है, जिसकी लाश को मृतक के परिजन लेकर थाना कोंटा आए हैं, जिस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तमंचे पर डिस्को की वीडियो तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें कृष्ण की भक्ति में चूर प्रधान पद के प्रत्याशी अज्जू और उनके एक साथी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गांव के बच्चों पर रौब जमाने के लिए फायरिंग करते हुए वो नजर आ रही हैं। जी हां, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी के पर्व पर झांसी के टहरोली तहसील के बगैरा गांव में लोगों ने जन्माष्टमी पर्व का आयोजन किया था और तभी प्रधान का चुनाव लड़ने की अभिलाषा रखने वाले अज्जू अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर के अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच गए और गांव के लोगों में डर का माहौल पैदा करने के लिए हवाई फायर करने लगे। इस लाइसेंसी बंदूक से एक नहीं 2-3 लोग इस वीडियो में फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो, अज्जू पटेल। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद प्रशासन की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत लोपे के गांव बोपाराय में अवैध शराब एक्साइज विभाग और पुलिस ने वहां पर बरामद की है। और बता दें कि सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग की ओर से पुलिस ने मिलकर के ये जॉइंट ऑपरेशन किया है और जिसके तहत आरोपी हीरा सिंह के पास से अवैध शराब और शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। यूपी के हापुड़ में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर गढ़ तहसील के खादर इलाके में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और दर्दनाक हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है गांव सकरपुर से, जहां पर हरीश नाम का 40 वर्षीय आदमी शाम को घरेलू सामान लाने के लिए मोटरसाइकिल से गया था और देर रात तक घर नहीं पहुंचा। जानकारी के अनुसार वो बाढ़ के पानी में गिर गया, जिस कारण उसकी डूबने से मौत हो गई। और जब सुबह हरीश का शव बाढ़ के पानी में तैरता हुआ मिला तो परिजनों में कोहराम मच गया। रात सामान लेने गए थे बाजार, हाँ नए गांव, तो पानी आ ही रहा बाढ़ का, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर गई, तो इस वजह से हुआ मामला। रात पता नहीं पड़ा, सुबह पता पड़ा तब लाए उठा के। सामान लेने के लिए गए थे, बाढ़ आई हुई है मेरे चारों तरफ, और सामान लेने के लिए नए गाँव की पैंट जुड़ती है ना वहाँ से, तो वहाँ पे खत्म हो गया डूब के। अच्छा, हाँ पानी ज़्यादा आया हुआ मतलब, तो बाढ़ की वजह से मतलब इनकी मौत हो गई। क्या नाम था इनका पूरा? हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान ने गठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान अलग, गृह मंत्री का अलग और डिप्टी सीएम का बयान अलग है। ये सरकार कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा वाली सरकार है। इस सरकार में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोरोना के मामले पर कहा कि जब बीजेपी की सरकार जाएगी तभी कोरोना भी जाएगी। भ्रष्टाचार अभी हाल में शराब घोटाला जो इस प्रदेश में हुआ, मैं समझता हूँ उसमें उस घोटाले की मेन जड़ इस सरकार के मंत्री हैं, जिनके पास ये मंत्रालय है, उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से ये घोटाला हुआ है। और आज वो अधिकारियों को लिए क्या बोलते हैं कि अधिकारियों को कोई गलती नहीं। आपने मीडिया में भी पढ़ा होगा और देखा होगा
कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, जो विज साहब ने कहा और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर ने कहा, उनकी बातों में कितना अंतर है। विज साहब और खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि भाई हम इसकी पूरी विजिलेंस जांच करा करके एक्शन लेंगे, उधर एक्साइज मिनिस्टर जी कहते हैं कि इसमें तो कोई घपला है ही नहीं, ये तो अफसरों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पटरी भी नहीं बैठी हुई है, ये कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा। बीजेपी को अपनी सरकार बनानी थी और जेजेपी में हमारे बहुत सारे साथी जो कि कांग्रेस के एक्टिव कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने टिकट जेजेपी ने दे दी, वो एमएलए बन गए और उस एमएलए बनने के बाद जेजेपी के समर्थन से इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। अगर ये बात ना होती तो इस प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होती, लेकिन कोई बात नहीं, समय की बात थी। कोरोना महामारी के चलते जहां लोगों को राहत सरकार की ओर से दी जानी चाहिए, वहीं पंजाब सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती कर रही है। इसी फैसले के खिलाफ पनबस कर्मियों ने काले कपड़े पहनकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि अगर पंजाब सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां जहां भी कार्यक्रम होगा वहीं ये लोग प्रदर्शन करेंगे। ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 25% ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਏ ਜਾਣਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੇਗੀ, ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ 25% ਕਟੌਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 25% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद दिए गए भाषण में गोविंद रामायण का उल्लेख करने का विरोध अब शुरू हो गया है। इसी बात को लेकर के आज पंजाब के अमृतसर में सिख जत्थेबंदियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बात से सिखों के दिलों को ठेस पहुंची है। आने वाले दिनों में पंजाब और देश के हर कोने में प्रदर्शन किए जाएंगे। हिमाचल की सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने की सुगबुगाहट से जहां एक और शहरवासी खुश नज़र आ रहे हैं तो वहीं गांववासी बेहद चिंतित दिख रहे हैं। कुछ पंचायतों ने तो इसका विरोध भी अब शुरू कर दिया है। आंजी, सलोगड़ा और सेरी पंचायत के प्रधानों ने मिलकर उपायुक्त सोलन केसी चमन को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि बेशक सोलन शहर की नगर परिषद को नगर निगम बना दिया गया हो, लेकिन आसपास के गांवों को उनमें शामिल न किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि नगर निगम को उन पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसका सीधा असर सोलन के किसानों के हितों पर पड़ेगा। जहाँ तक हमारा कहना है, विरोध नगर निगम का नहीं है। विरोध जो ग्राम पंचायतें नगर निगम में मिलाने की बात कर रहे हैं, विरोध उसका है। कारण बहुत सारे हैं। हमें 99% हम ये बोल सकते हैं कि अगर नगर निगम में गाँव को शामिल किया गया, ग्राम पंचायत को शामिल किया है, कि नुकसान ही नुकसान है। कारण जैसे पहला बताते हैं, 70 से 80% जो ग्राम पंचायतों की जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित रूरल डेवलपमेंट से संबंधित हमें बहुत ऐसी स्कीमें मिलती है जिससे ग्रामीण को, कृषकों को फ़ायदा होता है। जब वो अर्बन में आ जाएगा, जब वो नगर निगम के अंतर्गत वो गांव आ जाएंगे, पंचायतें आ जाएंगी, तो वो सारी सुविधाएं ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अभी मनरेगा के अंतर्गत लैंड डेवलपमेंट, काऊ शेड, बहुत ऐसी स्कीमें हैं जो ग्रामीणों को डायरेक्ट मिलती है, जिसका पैसा डायरेक्ट गाँव वालों को मिलता है, जिससे रोजगार भी मिलता है, वो सीधे सीधे इफेक्ट हो रही है। तीसरा, अभी जो बिजली है, पानी है, वो बहुत ही सस्ते उसके रेट पे हमें मतलब प्रोवाइड होते हैं गाँव में। जब वो अर्बन एरिया में आ जाएंगे, नगर निगम के अंदर हो जाएंगे, तो उसकी टैक्सेस की मार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो किसान, हमारे किसान इतने
पिछले लंबे समय से रेगुलर करने की मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे मुलाजिम कर्मचारियों ने आज पंजाब के बठिंडा में काले चोले डालकर के पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें एक्ट 2016 के तहत रेगुलर नहीं किया जा रहा है और ना ही उनको सरकार की तरफ से कोई सहूलियतें दी जा रही हैं, जिसके चलते मजबूरन आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़।